फिरोजाबाद लोकसभा सीट। सैफई के यादव परिवार के लिए ये सीट अब नाक का सवाल बन चुकी है और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के चीफ, और उनके चचेरे भाई अक्षय यादव को टिकट दिया है। हालांकि 2014 में अक्षय यादव पहली बार चुनाव जीतकर लोकसभा की सीढ़ियों तक पहुंचे थे, मगर 2019 के चुनाव का उनका थोड़ा एक्सपीरियंस खराब रहा, क्योंकि चाचा शिवपाल यादव ने निर्दलीय पर्चा भरकर 90,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए थे और बीजेपी के सांसद इस बार चुने गए थे पिछली चुनाव में। और इस बार बीजेपी की तरफ से विश्वदीप सिंह मैदान में है। वहीं बसपा ने इस बार नए चेहरे चौधरी बशीर पर दाव लगाया है। अब 4 जून को नतीजे आएंगे कि कौन इस चुनाव में बाजी मारेगा। क्या सपा अपनी विरासत बचाने में कामयाब होगी या पिछले चुनाव की तरह इस बार फिर बीजेपी का कमल खिलेगा। हम बातचीत करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे मतदाता हैं। हम फिरोजाबाद लोकसभा सीट पर मौजूद हैं इस वक्त और बीजेपी के नेता भी हमारे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी के नेता भी मौजूद है। मगर सबसे पहले यहाँ के मतदाताओं से पूछते हैं और जानते हैं कि यहाँ के मुद्दे क्या है और क्या यहाँ का चुनावी माहौल है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र गुप्ता। क्या लग रहा है यहाँ पर क्या चुनावी मुद्दा हो सकता है? आप बीजेपी का है और बीजेपी जीतेगी। और मेरी एक डिमांड है, बताऊं जी। कंपनी बाग चौराहे से रसूलपुर थाने तक स्मार्ट रोड बननी चाहिए साहब। यानी कि बदलाव और विकास के नाम पर वोट डालोगे आप? बिल्कुल डालेंगे, ये डिमांड है मेरी। क्या लग रहा है क्या माहौल है इस बार? फिरोजाबाद में बहुत ही सकारात्मक माहौल है और राष्ट्रवाद के प्रति सभी की धारणा सुनिश्चित हो चुकी है। जो विचारधारा राष्ट्र को मजबूत करती हो, ऐसे के साथ मन बना चुका है मतदाता और निश्चित रूप से उसी की तरफ झुकाव जाएगा। किन मुद्दों पर वोट डालेंगे आप इस बार? विकास के मुद्दे पर। विकास के मुद्दे पर, यानी कि जो देश में विकास हो रहा है, खुश है उससे? जी बिल्कुल। क्या लग रहा है इस बार कांटे की टक्कर है इस बार बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच? नहीं, टक्कर कांटे की क्या, समाजवादी पार्टी ने विकास किया है। जैसा कि आपने क्षेत्रीय लोगों से सुना कि विकास को वोट देना चाहते हैं। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा बता दूं 1 मिनट में, पिछले 5 साल भारतीय जनता पार्टी के एमपी रहे। यहाँ बहुत लोग खड़े हैं, बहुत सीनियर भी खड़े हैं, बहुत बुद्धिजीवी लोग खड़े हैं। 5 ऐसे काम गिना था उन सांसद जी के अथक प्रयासों से या सांसद जी के द्वारा, जिनसे जनता के बीच एक मैसेज गया हो कि उन्होंने विकास कार्य किए। उसी के एवज में मैं 15 काम ऐसे गिना सकता हूँ जो आज की डेट में फिरोजाबाद की जनता उनसे लाभ ले रही है, जो कि माननीय पूर्व सांसद जी ने अपने कार्यकाल में किए। तो जब जनता विकास पे ही वोट देगी। 5 गिनाइए। देखिए, मेडिकल कॉलेज, ठीक है, समाजवादी पार्टी सरकार में माननीय सांसद जी के प्रयासों से हुआ। जेड़ा जाल परियोजना बहुत बड़ी परियोजना थी, समाजवादी पार्टी ने दी। ठीक। और आप मान लीजिए 100 सही अस्पताल, ट्रामा सेंटर सरकारी, और सड़कें जितनी भी हमारे यहाँ खराब थी वो सारी सड़कों को समाजवादी सरकार ने बनाने का काम किया अक्षय यादव जी का प्रयासों से। पिछली बार का चुनाव मुश्किल था, इस बार क्या लग रहा है, कितनी तैयारी है? नहीं, पिछली बार का चुनाव हमारे लिए इसलिए कठिन था क्योंकि परिवार का मामला फंस गया था। इस बार परिवार एक है, विकास हम लोगों ने किया है और आपकी जनता भी बता रही है विकास को ही वोट करेंगे, तो हम क्लियर है। बीजेपी वाले मौजूद है, उनसे जरा राय जान लेते हैं। क्या लग रहा है, कांटे की टक्कर है? कांटे की टक्कर नहीं है, यहाँ पर तो एक तरफा माहौल है, भाजपा का माहौल चल रहा है और जनता पूरी तरीके से मन बना चुकी है। इस बार भी ठाकुर विश्वदीप सिंह जी यहाँ पर भारी मतों से जीतने वाले हैं। अभी भाई साहब हमारे छोटे भाई कह रहे थे कि हमने ट्रोमा सेंटर बनाया, जिला अस्पताल बनाया, इन्होंने केवल शिलान्यास करके छोड़ दिया। उसको संवारने का और बनाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, मोदी सरकार ने किया है। और उसी के सामने एक शहर के लोगों के लिए यहाँ पर पार्क नहीं था, अटल पार्क बनाया। मैं बताना चाहता हूँ, अब ये कहना झेड़ा जाल परियोजना की, उसमें करोड़ों रुपयों के इनके नाम पर घोटाला हुआ और उस योजना को अभी तक शहर की आधी जनता को पानी मिल रहा और लोगों को भाजपा सरकार में, योगी सरकार में लोगों को घरों तक पानी पहुंचाने का, शुद्ध पेयजल गंगा जल पहुंचाने का कार्य भाजपा सरकार में किया जा रहा है। इन्होंने केवल उसको बना शिलान्यास करके छोड़ दिया था और उसके नाम पर करोड़ों रुपये का घोटाला भी हुआ था। और मैं बताना चाहता हूँ, शहर की जनता इस बार विकास के मुद्दे पर वोट दे रही है, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर वोट दे रही है। और पूरा मोदी सरकार का जो कार्यकाल है वो युवाओं को समर्पित है, किसानों को समर्पित है, महिलाओं को समर्पित है और नौजवानों को समर्पित है और शहर के जितने भी लोग हैं उन सबको समर्पित है। उनकी योजना जो है वो नीचे स्तर तक जाती है, हर घर तक। यहाँ पर लोगों को जिस विधानसभा, जो लोकसभा फिरोजाबाद है, जो फिरोजाबाद विधानसभा में हम खड़े हुए हैं, यहाँ पर 45 से 50 हज़ार के लोगों को, जो गरीब लोग हैं उनको पक्के आवास देने का कार्य किया। उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना के बिना चेहरा देखे, बिना भेदभाव के, बिना जाति धर्म, बिना मजहब के उनको योजनाओं का लाभ दिया। फ्री राशन मिल रहा है, यहाँ पर जनता सुखी है। आपने महिलाओं का जिक्र किया, आधी आबादी भी हमारे साथ मौजूद है, महिलाएं भी मौजूद हैं। आपको क्या लगता है महिलाओं का क्या मुद्दा हो सकता है इस बार
फिरोजाबाद में? महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं और बेफिक्र होकर कहीं भी जा सकती हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और महिलाओं को जागरूकता इस बात की है कि हर तरीके से उनको सहूलियत मिल रही है। यानी कि सुरक्षा का मुद्दा होगा इस बार। हाँ, इस बार अच्छा, आपने पहले की सरकारें भी देखी होंगी, आप तो इतनी सीनियर हैं, सुरक्षित नहीं थी। कई सरकारें बनती बिगड़ती देखी होंगी। पहले कैसा माहौल था, अब कैसा माहौल है उत्तर और प्रदेश माहौल में? अच्छा है, पहले का माहौल अच्छा नहीं था। आपने भी कई सरकारें बनती बिगड़ती देखी होंगी, क्या लगता है पुरानी सरकार में क्या खास था, आपकी सरकार में क्या खास है, या कोई कमी? बहुत परिवर्तन आया है। क्या परिवर्तन? कह रहे तो सुरक्षा की बात आती है। आज हम पहले की सरकारों में दरवाजे पे बैठते थे, ये देखते थे कि हमारा बच्चा स्कूल से या मार्केट से लौट के आ रहा है या नहीं आ रहा है, और आज घर में बैठ जाइए, बच्चा चाहे आधी रात पे हो वो भी आ जाता है। सुरक्षा की मेन मुद्दा ये है। विकास हुआ है, वो विकास भी हो रहा है। सबको जो कहा है, जो सुविधाएं मिली हैं, ये नहीं है कि एक आदमी को, हर कौम के लिए बराबर की सुविधा मिली है। जो जैसा है उसको सुविधा मिली है। क्या लगता है सुरक्षा और विकास का मुद्दा भारी पड़ेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हमारे बड़े भाई हैं, शब्दों का जाल तो आता नहीं, लेकिन जो 5 काम मैंने गिनाए उनका शिलान्यास भी हमने किया, उद्घाटन भी हमने किया। दूसरा जवाब मैं देना चाहूँगा, अगर आप कह रहे हैं कि हमने घोटाला किया, तो 7 साल से आपकी सरकार है, किसी एक भ्रष्टाचारी का नाम बताइए जेल गया हो। आप जांच भी तो करा सकते थे 7 साल में। तो ये झूठी कोरी बातें करने से कोई मतलब नहीं है। सही बात है, सुरक्षा की बात आपने कही, हमारी सरकार जब थी हमने 100 नंबर दी। 100 नंबर ऐसी हमने योजना थी हमारी हिंदुस्तान के अंदर, उत्तर प्रदेश में, जिससे अपराध का ग्राफ कम हुआ। सिर्फ एक 100 नंबर की वजह से ही आज उत्तर प्रदेश में ग्राफ कम है अपराध की वजह से। तो जिस सुरक्षा की आप लोग आज बात कर रहे हैं, वो सुरक्षा समाजवादी सरकार की देन है। समाजवादी सरकार ने वो पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में सबसे पहले वो 100 नंबर जो प्रोग्राम था वो हमारे उत्तर प्रदेश में आया, उसकी सुरक्षा थी, उसी वजह से आज ये सब लोग सुरक्षित हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी द्वारा अगर एक गाड़ी कहीं और दे दी गई हो, कल परसों एक आध आ गई अलग बात है, 7 साल के अंदर, तो आप जरूर पूछें कि सुरक्षा के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा क्या किया जो सुरक्षा बढ़ गई एकदम से। चलिए जनता से पूछते हैं, बीजेपी से तो बाद में पूछेंगे हम। क्या लगता है सुरक्षा का मुद्दा कितना गरमाया हुआ है इस बार फिरोजाबाद में? हमारे बड़े भाई साहब कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की में, ये तो जनमानस से पूछिए, ये तो समाजवादी कार्यकर्ता है। जनमानस क्या कह रहे हैं, जो पूछिए कि कितनी सुरक्षा अब थी, इसीलिए जनता के पास जनता की बात पूछिए कि महीना पहले मेरी घर की मिसेज है, पहले टहलने नहीं जा पाती हैं, आप देखिए रात को 10 बजे से निकलती हैं घर से, हम लोग खाना पीना खा लेते हैं और ज्वेलरी पहन के सब जा रही हैं, तो सच्चा उनसे पूछिए, तो पार्टी का आदमी है। ये कह रहे हैं किसी महिला से पूछिए, स्टूडेंट से पूछिए, व्यापारी से पूछिए, हम बागुनगर में फैक्ट्री चला रहे हैं, हम तो पूछिए, बिल्कुल स्वतंत्र है। 10 बजे भी फैक्ट्री जा रहे हैं, एक बार 10 बजे राउंड लगाने जाएंगे, फिर रात को भी जा सकते हैं। सुरक्षा उनसे पूछिए। सुरक्षा मतलब क्या होता है, तो आम आदमी बता पाएगा। पार्टी मैं हूँ किसी पार्टी का, ये हूँ किसी पार्टी की, अपनी अपनी कहेंगे। सुरक्षा की बात तो ये है। और जो भय का वातावरण खत्म हुआ, बिल्कुल आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं आ सकते हो, बाजार में मोटरसाइकिल लूटर सब खत्म है, पता नहीं कहाँ गए सब लोग। अच्छा, आपने फैक्ट्री का जिक्र किया, कारोबार में भी कोई बदलाव आया पहले के और अब? स्वतंत्र है बिल्कुल, हमारे हर तरफ से स्वतंत्र है। गवर्नमेंट की पाबंदियां, जीएसटी है, ये तो सिस्टम में है, जो है तो हमारा फायदा। जो जीएसटी देंगे हम, तो पुल बनेंगे, रेल बनेंगी, सड़कें बनेंगी। जीएसटी जाए गवर्नमेंट के पास, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, व्यापार आराम से कर रहे हैं, आ रहे हैं। पर थोड़ा सा हमारा मुद्दा गैस का, कि गैस जो है फिरोजाबाद में एपीएम की और पहले आरएनजी की 2 गैस है अलग अलग थी, अब उसको पूल गैस कर दिया। जैसे चूड़ी उद्योग को बहुत कष्ट हो रहा है, कठिनाई में है, लेकिन सरकार की नीति नहीं है, गेल की अपनी नीति है। सरकार उस पर ध्यान देना चाहिए, ऐसी करने की चूड़ी उद्योग पनप सके, उसको संजीवनी मिल सके। और सुरक्षा तो ऐसी है कभी हो नहीं सकती। चलिए, आपका क्या नाम है? राकेश कुमार बरौलिया। क्या लग रहा है आपको, चुनाव का क्या माहौल होगा? सब माहौल बढ़िया होगा और आगे जो है बढ़िया ही रहेगा। यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से जो है हमारे बड़े भाई साहब ने बताया ही है, सुरक्षा है, सुरक्षा पे ही वोट मिलेगा। सुरक्षा के अलावा और क्या मुद्दे होंगे फिरोजाबाद में? एक तो मुद्दा ये होगा कि यहाँ पर कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई फैक्ट्री, बेरोजगारी ज्यादा है, बढ़ रही है। खास उद्योग जो है पतल पे जा रहा है, इसलिए जो यहाँ पर जो है कारखाने जो है लगने चाहिए, कोई उद्योग, बड़ा उद्योग लगना चाहिए। सरकार को सोचना चाहिए कि हमारे नौजवान है जो बेरोजगार हो रहे हैं, उनको जो है रोजगार मिले और जो है फिरोजाबाद आगे उन्नत करे। आपका क्या नाम है? ओम प्रकाश यादव। क्या लग रहा है क्या मुद्दा होगा इस बार चुनाव का? देखिए, पब्लिक चुनाव में वोट करती है प्रदेश के सुशासन के ऊपर, और प्रदेश का सुशासन इस समय जिस आदमी के हाथ में है, उसके सुशासन को जो है भारतवर्ष का हर प्रांत का नागरिक कहता है कि मुख्यमंत्री तो योगी जैसा होना चाहिए। दूसरी बात, ये तो प्रदेश की बात रही,
और हिंदुस्तान की जहाँ तक बात है जो है, तो हिंदुस्तान का नाम लेने वाले नहीं तो पूरा विश्व कान टेक रहा है कि हिंदुस्तान कोई चीज़ है जो है। तो जो हिंदुस्तान को आगे बढ़ा रहा है, प्रदेश को आगे बढ़ा रहा है, वोट उसके लिए करना चाहिए, स्वाभाविक है। और जितनी भी सुरक्षा है, सुरक्षा का मतलब सुशासन, अगर सुशासन है तो सब कुछ है। लेकिन परेशानी का मुद्दा ये है कि बेरोजगार जो हमारा है आदमी, युवा बेरोजगार है, और युवा की बेरोजगारी में परेशानी आती रहती है। पेपर लीक हो गए, ये हो गया, वो हो गया, तो उसको दूर करने का केवल एक ही है, ये फिरोजाबाद है। और फिरोजाबाद हमेशा चूड़ी और कारखानों के ऊपर डिपेंड रहा है। प्रदेश और हिंदुस्तान की सरकार को ये देखना चाहिए कि इसमें ऐसे ऐसे प्लांट लगाए जाएं जिसमें आदमी मजदूर काम कर सके। यहाँ का मजदूर सरकारी नौकरी नहीं लग पाएगी। सरकारी नौकरी को ही अगर रोजगार समझता है तो टैलेंट बढ़ा। सरकारी नौकरी अगर यही मान लिया जाए कि सरकारी नौकरी है तभी रोजगार है, तो उससे तो कोई काम नहीं चलेगा। फिरोजाबाद में कितने सरकारी नौकरी करेंगे जहाँ की डिपेंड 80% पब्लिक जो है कारखाने के ऊपर डिपेंड होती है। तो सुशासन बाबू को, ऊपर वालों को फिरोजाबाद में अच्छी अच्छी फैक्ट्रियाँ लगानी चाहिए जिसमें वर्कर काम करे और खुशहाल। यानी कि वोट विश्वदीप सिंह की जगह मोदी और योगी के काम पर ज्यादा है। तो बिल्कुल मोदी और योगी के काम पे ही वोट पड़ रहा है। मोदी योगी भाई विश्वदीप की बात तो ये माने चलो, विश्वदीप तो एक झंडा लेकर के चल रहे हैं जो है, वोट तो मोदी और योगी के ऊपर ही पड़ रहा है। विश्वदीप ने तो तमाम पार्टियां बदली, इसमें गए उसमें गए, तो विश्वदीप के ऊपर वोट नहीं। वोट तो केवल भाजपा सिंबल पर और सुशासन और मोदी का जो वर्ड में जो फेम बनाया है उसके ऊपर वोट। क्या लगता है क्षेत्रीय मुद्दे ज्यादा भारी हैं या राष्ट्रीय मुद्दे? मोदी के नाम पर वोट या इलाके के नाम पर वोट? आपका क्या मुद्दे होंगे चुनाव में वोट के? क्षेत्रीय मुद्दे ज्यादा भारी हैं बनस्पत राष्ट्रीय मुद्दों के। और क्षेत्र का विकास यहाँ की जनता चाहती है। विकास पूर्ण रूपेण हो हर क्षेत्र में, जो कि यहाँ पर अब तक नहीं हुआ है। वो अगर होता है तो यहाँ की जनता भरपूर तरीके से, हर तरीके से सपोर्ट करती है, और भाजपा को सपोर्ट करेंगे तो निश्चित रूप से विकास होगा, ये निश्चित बात है। तो विश्वदीप जी जो यहाँ पर हुए हैं सांसद के लिए खड़े हुए हैं, तो वो एक अच्छे परिवार से भी हैं और ऐतिहासिक उनका पहले भी रहा है। ठीक है, उनके पिताजी मदर दोनों यहाँ पर राजनीति में रहे हैं, इसलिए वो आए हैं, तो बहुत अच्छी बात है ये। और विकास वो भी चाहते हैं। मेरी बात हुई थी उनसे, पर्सनल हुई है, अभी नहीं पहले भी हुई, बाद में हुई है, बैठ के बातचीत चली है। ये फिरोजाबाद का विकास होना चाहिए, क्योंकि फिरोजाबाद एक जो है इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, यहाँ पर मजदूर तबका ज्यादा है, पर फैक्ट्रियां कम है, लेकिन एक एक फैक्ट्री में 3-3, 2,500 हजार मजदूर काम करता है। उनका विकास होना चाहिए। वो दूर से आते हैं, उनके साधन होने चाहिए, उनकी वहाँ पर फैक्ट्री में वहाँ फैसिलिटीज होनी चाहिए। ये सारी चीजें अगर होती हैं और ऐसा दावा करते हैं वो, तो निश्चित रूप से उस पार्टी को यहाँ पर जो है मिलेगा जाकर के, निश्चित रूप से। क्या लगता है सैफई के यादव परिवार के लिए हमेशा ये नाक का सवाल रहा है ये सीट, और हमेशा गढ़ कहा जाता था, इस बार कांटे का मुकाबला होगा या नहीं? देखिए, पिछले जो रिकॉर्डों में जो चुनाव हुए हैं उसमें शायद कुछ पार्टियों द्वारा जनता को बेवकूफ़ बनाया गया हो, लेकिन बहुत से मुद्दे ऐसे हैं, जैसे कश्मीर का मुद्दा रहा, 370 का, श्री राम मंदिर रहा। हम लोग सनातनी हैं, हिंदू पहले के मुकाबले बहुत जग गया है। वो इसलिए जग गया है क्योंकि सुनने में आया कि अयोध्या में 5 करोड़ लोग दर्शन करके आए हैं। तो 5 करोड़ लोगों की अगर सुनी जाए तो 25 करोड़ तो वैसे ही तैयार बैठे हैं दर्शन करने के लिए। और मंदिर एक अपनी जगह है, वायदे जो निभाए हैं, जो पिछले 10 सालों में भाजपा ने निभाए हैं, वो मेरे ख्याल में पिछले 70 सालों के रिकॉर्ड में न निभाए, और ना उन्होंने कभी निभाए हैं। इसलिए फिरोजाबाद की सीट से इस बार विश्वदीप जी लड़ रहे हैं, और हमें बहुत खुशी की बात है कि हमारे फिरोजाबाद के ही हैं, और भरपूर मतलब जितने ज़्यादा वोटों से जीतेंगे, बहुत खुशी की बात है। क्या लगता है राम मंदिर का मुद्दा भारी पड़ेगा चुनाव में? हाँ, राम मंदिर का मुद्दा भी एक मुद्दा है जो भारी पड़ना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है कि ये लोकसभा का चुनाव है, केंद्रीय चुनाव है, तो मुख्य बात तो राष्ट्रीय मुद्दों की होनी चाहिए। तो राष्ट्रीय मुद्दे भी हैं। मोदी जी ने जो देश का मान बढ़ाया है, सम्मान बढ़ाया है, अपने देश में भी बढ़ाया है, प्रदेश में भी बढ़ाया है, और विदेशों में भी बढ़ाया है। मोदी जी का जो सम्मान है वो उसको देख के हम लोगों को लगता है कि हमारे देश का सम्मान हो रहा है, हमें गर्व होता है। तो इसलिए निश्चित रूप से भाजपा को ही समर्थन मिलेगा। युवा वोटर भी हैं, आप तो युवा लग रहे हैं, पहली बार मतदान करेंगे या दूसरी बार? मैं
तीसरी या चौथी बार तीसरी या चौथी बार मतदान करेंगे। क्या मुद्दे हैं इसके पहले, क्या मुद्दे थे, अब क्या मुद्दे होंगे आपके चुनाव नेता जीतने के, नेताओं को चुनने के? जैसे कि अंकल जी ने कहा कि ये जो है राष्ट्रीय मुद्दों पे ही चुनाव लड़ना ज्यादा उचित रहेगा, क्योंकि सांसद मुख्य चुनाव यही है। हमारे एमपी साहब यहीं से चुन के आते हैं, तो हम तो ये केंद्र में मोदी जी को ही देखना चाहेंगे। और उसके बाद जो यहाँ के मुद्दे हैं, जो घरेलू मुद्दे हैं, उसके लिए हमारे पास मेयर और एमपी हमारे पास ऑलरेडी ऐसे हैं जो भाजपा से हैं, और वो अपने हिसाब से अपना कार्य करते रहते हैं। वहाँ भी हम लोगों से बात करते हैं, मगर पहले जरा समाजवादी पार्टी के नेता हैं उनसे जरा बात कर लेते हैं। पूछते हैं राम मंदिर का मुद्दा कितना भारी पड़ेगा इस बार चुनाव में? देखिए, वैसे तो बड़ी हंसी की बात है कि चुनाव में भी मंदिर का मुद्दा होता है। चुनाव लोकतंत्र का होता है, चुनाव विकास का होता है, चुनाव आम जनता की परेशानी कैसे दूर हो उसके लिए होता है। आस्था तो जुड़ा हुआ कभी चुनाव नहीं होता। अगर होता तो मंदिरों में वोट डले होते, फिर वहां नहीं आते स्कूलों में डालने के लिए। दूसरी बात पे आ जाओ, आपने आम जनता की बात सुनी। आम जनता का कहना है कि ठीक है सब कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं एक आध परेशानी हर एक के पास है। किसी की तेल की परेशानी, किसी की गैस की परेशानी, किसी की व्यापार की परेशानी, किसी की विकास की परेशानी है, जो पिछले 7 साल में यूपी सरकार 10 साल में केंद्र सरकार नहीं पूरी कर पाई। आज फिर वो चुनाव आ गया, अब ऐसी कौन सी गारंटी देंगे जो 7 साल से नहीं हो पाया अब हो जाएगा? पहली चीज। दूसरी चीज, क्षेत्र का हिसाब होता है। जो आम जनता भी होती है, कभी कभी एक विचारधारा की हो जाती है। इस समय आप स्वागतनगर में खड़े हैं, उसी तरह आप किसी और इलाके में खड़े होंगे तो एक विचारधारा के लोग मिल जाएंगे। तो विचारधारा एक है, लेकिन समस्या सबके पास है, जिसका हल अभी तक किसी के पास नहीं है। विकास का मुद्दा भी आपके सामने आ गया, क्षेत्रीय मुद्दा गैस का भी आपके सामने आ गया, मजदूरों का भी आ गया। जो 10 साल में केंद्र सरकार नहीं कर पाई, या 7 साल में उत्तर प्रदेश सरकार नहीं कर पाई, तो अब ऐसा कौन सा इन पर जादू होगा जो लोकसभा चुनाव करते कर देंगे? ये गारंटी कुछ नहीं है, गारंटी कुछ नहीं है। अब आप ये कह रहे हैं कि सुरक्षा बहुत अच्छी थी, सुरक्षा बहुत अच्छी थी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पेड़ किसने लगाया, फल कौन दे रहा है, छां कौन ले रहा है? आप ये देखिए, जितनी भी सुरक्षा से जुड़ी चीजें हैं, चाहे थाने बनवाने का काम किया हो, या चौकी बनवाने का काम किया हो, या 100 नंबर लाने का काम किया हुआ हो, उन सारी चीजों में समाजवादी सरकार में इन्होंने कहीं अगर 2 सिपाही कहीं बढ़ा दिए हों तो सुरक्षा के लिए जरूर बताएं, है कि नहीं? तो मुद्दे के लिए लोग परेशान हैं, वो अलग बात है कि विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं यहाँ जो खड़े हैं इस समय। आम जनता के नाम पर विचारधारा एक ही है सबकी। कहीं और इलाका होता तो शायद समाजवादी विचारधारा के लोग मिल जाते आपको, लेकिन एक विचारधारा के होने के बावजूद भी इनके मन में भी एक समस्या है जो इन्हीं की विचारधारा की पार्टी अभी तक पूरा नहीं कर पाई। और भी लोगों से हम बात करते हैं। क्या लगता है आपको, समस्या बीजेपी पर ज्यादा भारी पड़ेगी या फिर विकास समाजवादी पार्टी पर भारी पड़ेगा? सपा के भाई कह रहे हैं राम मंदिर विकास का मुद्दा नहीं है। विकास का मुद्दा 100% है और लोगों की भावनाओं से जुड़ा मुद्दा है। ये 80 करोड़ लोगों की भावनाओं से जुड़ा मुद्दा है, और 80 करोड़ लोग देख रहे थे किस तरह से पहले क्या हुआ 1990 में, 1992 में क्या हुआ। आज मोदी जी ने वायदा निभाया और उसको मंदिर बनाया। लोगों की भावनाएं उनको जुड़ेंगी। और रही बात विकास की, विकास चारों तरफ हो रहा है, हर चीज में विकास हो रहा है, चाहे उज्ज्वला का मैटर हो, चाहे स्वच्छ भारत का मैटर हो। मोदी जी ने ऐसे ऐसे पॉइंट ढूंढे हैं जो लोगों की भावनाओं से जुड़े हुए थे, और उन भावनाओं को पूरा किया है सबकी। 370 इतने सालों से लटका हुआ मैटर था। हर आदमी कश्मीर जाने से डरता था, आज कश्मीर स्वर्ग हो गया। आप टूरिस्ट की पोजीशन देख लीजिए, कितना टूरिस्ट जा रहा है। यूपी में कितना टूरिस्ट आ रहा है आज अयोध्या में। तो ये जो टूरिस्ट आ रहा है उसका जो रेवेन्यू मिल रहा है उससे भी तो विकास होगा हमारे देश का। मंदिर भी विकास के आधार, मंदिर भी विकास के मंदिर भी विकास के आधार हैं। आप देखिए कि अयोध्या में राम मंदिर बना, वहाँ कितने लोगों को रोजगार मिला, वहाँ का कितना डेवलपमेंट हुआ, वहाँ की इकोनॉमी कितनी अपग्रेड कर गई। और इसके साथ साथ लोगों की जो जन भावना थी वो अपनी जगह है, और निश्चित रूप से हम जिस देश में रह रहे हैं वो एक भावनात्मक देश है, वो सनातन को, संस्कृति को मानने वाला देश है। तो यहाँ भावनाओं का प्रमुख महत्व है। तो हम ये नहीं कह सकते कि मंदिर से क्या हुआ। मंदिर ने बहुत कुछ दे रहे हैं, चाहे वो अयोध्या की बात हो, काशी की बात हो, मथुरा की बात चल रही है, या जहाँ जहाँ हो रहा है, मिर्जापुर में बात हो रही हो, जहाँ भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, इतने बड़े स्तर पे डेवलपमेंट हो रहे हैं, कितने ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो विकास का आधार है मंदिर। उसे लोग केवल आस्था से जुड़ते हैं ऐसा नहीं है। विकास, आस्था अपनी जगह है, लेकिन वो बहुत बड़े केंद्र हैं विकास का और लोगों के डेवलपमेंट का, रोजगार का। कितने बेरोजगार थे जिनको रोजगार मिल गया। अच्छा, बीजेपी 400 पार का नारा बोल रही है, क्या लगता है 400 पार होंगे? मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ। मैं यहाँ एक शमशान है स्वर्गाश्रम के नाम से,
वो लगभग 5 एकड़ जगह में है, नगर निगम की प्रॉपर्टी में है, उसका मैं प्रबंधक हूँ। उसमें पहले हम लोग समाज से कलेक्शन करते थे, उसको हम डेवलप करते थे। 2017 के बाद से जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, हमने उसमें चारों तरफ बाउंड्री नहीं थी, लगभग उसमें सारी रोज चोरी हो जाती थी। हमने नगर निगम में जो मेयर थे भाजपा के, उनसे कहा, लगभग 75 लाख रुपए प्रांत से सैंक्शन होके आए, सारी बाउंड्री हुई। अब उसमें बिजली का शब्दाग्रह नहीं था। हमने भाजपा सांसद जो राज्यसभा के हैं उनसे कहा, उन्होंने 1 करोड़ 22 लाख रुपए अपनी निधि में से दिए और विद्युत शब्दाग्रह उसमें लगने जा रहा है। तो ये सब विकास के ही मॉडल है, और क्या है। क्या लगता है युवाओं के क्या मुद्दे होंगे इस बार के चुनाव में? युवाओं के मुद्दे वैसे भी भाजपा सरकार पहले से ही पूरे कर ही रही है, और इसमें चाहे स्टार्टअप्स इंडिया का अगर आप बात करें, इसके अलावा औद्योगिक टेक्नोलॉजिकली हम एडवांस हो ही रहे हैं, और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्डअप हो रहा है, आप देख सकते हैं कि पिछले 10 साल में जितने स्टार्टअप्स खुले हैं वो पहले नहीं खुले थे कोई, क्योंकि यहाँ पर वो इकोसिस्टम ही नहीं था। इसलिए मुद्दा ऑब्वियसली एक हमारा रोज़गार का मुद्दा है, लेकिन उसको सिर्फ एक सरकारी नौकरी को एक रोज़गार मानना नहीं, तमाम तरीके के स्टार्टअप्स के थ्रू, तमाम तरीके के और उद्यमों के थ्रू जो रोज़गार मिल रहे हैं, ये भी भाजपा सरकार की देन ही है। आपने इतने बदलाव देखे होंगे, पुरानी सरकारें भी देखी होंगी, अभी की सरकार भी देखी, आपके हिसाब से कुछ बदला कि पुरानी सरकार अच्छी थी? मैंने सरकारों को भी नज़दीक से देखा है, क्योंकि सरकारी अधिकारी रहा, तो निश्चित है कि जहाँ हम काम करने में बड़ा असमर्थ अपने को पाते थे, चौराहे पे पुलिस दिखाई नहीं देती थी, चौराहे पे हमारे सिपाही को पीटा जाता था, यही सुहागनगर चौराहे पर ही मर्डर हो जाता था सिपाही का, तो हमने सारी व्यवस्थाएं देखी हैं। तो प्रशासन की बात है, या हम कहेंगे इस समय हमें रोजगार, मैं तो रोजगार के अधिकारी रहा हूँ, आप केवल नौकर बनाना चाहते हैं, स्टार्टअप से मालिक बनाना नहीं चाहते। आज हजारों लोग मालिक बन रहे हैं, जीएसटी बढ़ रहा है, और ये रोजगार स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, ज़्यादा स्किल सेंटर्स खोले जा रहे हैं। तो हम तो मालिक बनाना चाह रहे हैं कि आप हुनर लीजिए हमसे और अपना काम शुरू करिए, इसके लिए फाइनेंस आपको करेंगे। तो आप रोजगार, नौकर मतलब नहीं होता है। आज हो क्या रहा है, जो डिस्प्यूट है, नकली जो स्टूडेंट पढ़ के पास हो गए, मैं तो सेक्टर मजिस्ट्रेट शिक्षा में रहा हूँ, पूरे नकल की नकल चलती थी, और फर्जी शिक्षक रख लिए। तो फर्जी शिक्षक और फर्जी स्टूडेंट अगर पढ़ेगा तो रोजगार किसको देंगे भाई? आज हमने, सरकार ने लगा दिया कि भाई आप उत्तीर्ण परीक्षा करिए। अब इनको विरोध है कि परीक्षा के हमसे होते, वो तो भाई एमएससी पास है। भाई एमएससी पास है तो एमएससी का स्किल होगा उसके पास, उसके पास योग्यता होगी एमएससी की। शिक्षक को देख लीजिए, निकल रहे हैं शिक्षक जो फर्जी की है। पुलिस को देख लीजिए, पुलिस में फर्जी निकल रहे हैं। तो जो फर्जीपना हुआ, ये सब हमारी समाजवादी पार्टी की देन है। और आपके हिसाब से समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच मुकाबला है तगड़ा या नहीं? नहीं, कांटे की टक्कर है दोनों पार्टियों में, लेकिन लगता है कि इस बार भाजपा के कैंडिडेट फिर निकलेंगे, क्योंकि अगर पांचों विधानसभाओं के हिसाब से देखें, अगर विधानसभा में वोट डले थे जितने भी, तो पांचों विधानसभाओं के हिसाब से भी लास्ट जो विधानसभा चुनाव हुआ है, फिर उसके वोट भी जोड़े जाएं तो लोकसभा चुनाव आराम से भाजपा जीत जाएगी। एक आखिरी सवाल मैं बीजेपी और सपा से लेना चाहूँगा। सबसे पहले तो जी बताइए, आपके क्या मुद्दे होंगे चुनाव? अरे रोजगार, विकास, नौकरी, ये मुद्दे हैं, और क्या मुद्दे हैं? रोजगार है नहीं, विकास है नहीं, लोग मारे मारे डोल रहे हैं, है ना। और लोगों को इतना परेशान है आजकल, है ना, पढ़े लिखे सब घर पे बैठे हुए हैं, किसी को नौकरी मिल नहीं रही। यही मुद्दे हैं, और क्या। यानी कि बेरोजगारी का मुद्दा भारी पड़ेगा, पक्का मुद्दा है। अच्छा, आपसे एक और आखिरी सवाल मैं लेना चाहूँगा। क्या लगता है इस बार कांग्रेस के साथ आने से कितना फायदा हुआ इस बार? मैं अपनी एक बात थोड़ी सी कहना चाहूँगा जी बताइए। जैसा कि अभी आपने सुना लोगों से कि लोगों ने ये कहा कि सरकारी नौकरी ही रोजगार का मुद्दा है। मैं ये कहना चाहूँगा, जो सरकार का काम है वो तो सरकार करेगी। वो अलग बात है कि व्यक्ति दूसरा सोर्स कहीं से अपने ढूंढ ले। सड़क बनाने का काम सरकार का है, सरकार करेगी। अगर हम कल को सड़क मांगने जाए, वहाँ के नेता ये कहते हैं यार हम सड़क ही बनाते रहेंगे, कभी खुद भी बना लिया करो। सरकार का काम है, वो तो सरकार करेगी। सरकार का काम है नौकरी देना, तो देगी। इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइवेट में आप भेज दोगे तो मुद्दा खत्म हो जाएगा। सरकार नौकरी नहीं दे रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइवेट में वो ऑप्शनल हो जाएगा। सरकार का काम है, सरकार को करना चाहिए। अब आपने पूछा कांग्रेस पे आने से हमारी मौजूदा रहेगी। कांग्रेस ने 70 साल में जितना विकास किया, 10 साल में इन्होंने बेचा। 10 साल में इन्होंने बेचा। आपने सबसे बात की, लेकिन किसी एक व्यक्ति ने वर्तमान सांसद का एक काम नहीं गिना पाया।
एक काम नहीं करना पाया कोई। हाँ, थोड़ा सा विकास शमशान में पहुंचा है मरने के बाद काम आएगा, जिंदा पे नहीं आएगा। एक बीजेपी वालों से मैं सवाल ले लेता हूँ, क्या क्या गिनवाएंगे आप? उन्होंने बोला कि काम नहीं गिनवाया एक भी। वर्तमान सांसद ने क्या काम? मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया कि जिस जगह हम खड़े हैं, फिरोजाबाद में खड़े हैं, यहाँ पर जिन लोगों के पास, गरीबों के पास छत नहीं थी, उनको 45 से 50 हजार मकान दिए गए पक्के। आप क्षेत्र में कहीं भी घूम के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। जिन माओं के धुआं आंखों में जाता था, प्रदूषण फैलता था, उसको धुआं रहित बनाकर बिना भेदभाव के उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना के अंदर उनको निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए गए। फ्री राशन मिल रहा है। अब कह रहे हैं 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया, मैं बता दूं। कोरोना वैश्विक महामारी में जिस तरीके से देश पे आपदा आई, तो कांग्रेस ने अगर विकास किया, अगर ऑक्सीजन पैदा नहीं कर पाई 70 सालों में, वो भी ऑक्सीजन मोदी जी लाए और देश के एक एक नागरिक को बचाने के लिए उन्होंने कार्य किया। और मैं बताना चाहता हूं आपको, इस वैश्विक महामारी में उनके शासनकाल को, उनके जो नेतृत्व में कार्य किए गए, चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र में हुए, विश्व के दुनिया के लोगों ने भी उनकी इस व्यवस्था को लोहा माना। अब ये कह रहे थे राम मंदिर क्या मुद्दा है, ये तो सनातन विरोधी है। ये तो जो माफिया है, मुख्तार अंसारी, जो बीमारी से खत्म हो जाता है, उसकी सहानुभूति जताने के लिए ये उनकी कब्र पर जाते हैं फातवा पढ़ने। राम मंदिर का निमंत्रण, जो प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण, उसको ठुकरा देते हैं। तो ये क्या है? और ये कह रहे हैं कि धर्म और मंदिर और पर्यटक स्थल क्या है। इससे क्या है, लोग जो टूरिस्ट जाएगा तो वहाँ के जो छोटे मजले व्यापारी हैं, छोटे दुकानदार हैं, उनको रोजगार मिलेगा, खाने पीने का सामान तो कुछ ना कुछ खरीदेगा। और मैं बताना चाहता हूँ भाई साहब को या सबको, पूरे देश को, कि 2014 के चुनाव में जिस तरीके से इन लोगों ने आरोप लगाया कि चाय वाला, तो देश की जनता ने इनको मुंहतोड़ जवाब दिया। 336 भाजपा और एनडीए गठबंधन में आई और सरकार बनी। 2019 में इन्होंने कहा चौकीदार चोर है, जनता ने फिर इनको मुंहतोड़ जवाब 2024 में अब मैं बता रहा हूँ 2019 में मुंहतोड़ जवाब दिया कि इन्होंने कहा चौकीदार चोर है, तो 353 सीटें आई। अब कह रहे हैं कि मोदी जी का परिवार ही नहीं है, तो पूरी 140 करोड़ जनता देश की मोदी जी के साथ खड़ी हुई है और एक ही सुर में कह रही है मैं हूं मोदी जी का परिवार, और एक ही नारा गूंज रहा है अब की बार 400 पार। खैर, आरोप प्रत्यारोप का दौर, आरोप जी बताइए क्या मुद्दा होगा आपका चुनाव में इस बार वोटिंग का? चुनाव में हम एक ही मुद्दा रहेगा कि व्यापारियों के लिए कुछ सोचा जाए। जो छोटा और मझला व्यापारी है, ऑनलाइन की वजह से बड़ा दुखी है। इस ओर अगर मोदी जी ध्यान दे देंगे तो वास्तव में 400 पार किया, 575 भी कम पड़ जाए। कुल मिला के अगर हम जागरण की इस चर्चा का निष्कर्ष निकालने की कोशिश करें तो इससे एक बात तो साफ होती है कि जनता ने महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, विकास से लेकर सभी मुद्दे चुन लिए हैं जो उनके मतदान का आधार बनेंगे। फिरोजाबाद में तीसरे चरण में मतदान होना है 7 मई को, जिसके नतीजे 4 जून को आएंगे। फिलहाल जागरण चर्चा में इतना ही। 4 जून को नतीजों के साथ यहाँ का भी क्लियर हो जाएगा कि सपा की साइकिल कितनी दौड़ पाती है और इस बार या फिर से कमल खिल पाता है या नहीं। फिलहाल के लिए नमस्कार।